बच्चों पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर 14 गणितीय विवेचना मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक से है। बच्चों इसके अब तक के तुमने 4 वीडियोस ढंग से देख लिए। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा है, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। अब बच्चों इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी प्रश्नमाला 14.5 बच्चों 14.5 के उदाहरण आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएंगे। आप खुद ही एक बार पढ़ें उनको, क्योंकि सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये बच्चों हमारा भाग नंबर 5 है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। सिद्ध कीजिए कि कथन x एक ऐसी वास्तविक संख्या है x³ + 4x = 0 तो x = 0, यानी कि इसका एक मूल बच्चों x = 0 आ रहा है, ये कहना चाह रहा है। बेसिक इक्वेशन है, तुम्हें सॉल्व करनी आती है सभी को। तो प्रत्यक्ष विधि जो हम बचपन से करते आ रहे हैं बच्चों, प्रत्यक्ष विधि से मतलब डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। x कॉमन ले लो तो क्या आ गया, x² + 4 = 0। तो एक तो आ गया x का मान 0 और x² बराबर -4। बच्चों x बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से, +-2 आयोटा। जबकि x यहाँ पे रियल वास्तविक संख्या है बच्चों, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमने x = 0 निकाल लिया। बोलो हाँ है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, प्रतिधनात्मक कथन से तात्पर्य क्या, यदि p तो q, यदि q नहीं तो p नहीं। हम मानेंगे x का मान 0 नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे कि ये भी 0 के बराबर नहीं है। यदि x का मान 0 नहीं है तो ये भी 0 के बराबर नहीं है। हिंट दे रहा हूं शुरू में, तो फिर समझाऊंगा। विरोधोक्ति बच्चों, विरोधाभास से मतलब होता है मान लो सब x = 0 नहीं है ही नहीं, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं इधर आओ। प्रत्यक्ष विधि तो मैंने तुम्हें समझाई दी बच्चों, ठीक है। ये हमारा आ गया विरोधोक्ति, माना x 0 के बराबर नहीं है, लेकिन x = p हमने मान लिया, और p एक ऐसी राशि जो 0 के बराबर नहीं है। ध्यान से देखना, तो p समीकरण का मूल है। तो बच्चों x की जगह p हमने रखा, p कॉमन लिया, तो सॉल्व करने पर p = 0, p² + 4 = 0। अब ये विरोधाभास हम करना चाह रहे हैं, p का मान 0 के बराबर नहीं है ये हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे सॉल्व किया तो बच्चों p का मान तो 0 के बराबर आ गया ना। जल्दी बोलो हाँ है ना। ये तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि रियल नंबर की बात है। तो p = 0 विरोधात्मक है, विरोध कर रहा है ना भाई। यहाँ तो हमने लिया कि p का मान 0 नहीं है, और सॉल्व करने पर आ गया p का मान 0 है। ठीक है, तो x ≠ p के जो पूर्व निर्धारित है, अतः p = 0, x = 0, हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों प्रतिधनात्मक विधि, है ना। ध्यान से देखिए, प्रतिधनात्मक कथन द्वारा p सत्य नहीं है, माना कि x = 0 सत्य नहीं है। अब माना कि x = 0 सत्य नहीं है, तो इसका मतलब x ≠ 0। x की जगह हमने p ले लिया, तो बच्चों सोल्व किया हमने, तो ध्यान से देखना, p² + 4 = 0, वही p = 0। अब बच्चों p = 0 तो हो ही नहीं सकता, सॉरी p = 0, p² + 4 = 0। अभी p × p² + 4, ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं है। बोलो हाँ है ना। अब इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं है, इसका मतलब p सत्य नहीं है। तो अगर p सत्य नहीं है तो हम बोल सकते हैं x = 0 इसका एक मूल होगा। इसको ऐसे कैसे नोट डाउन कर लेना बच्चों, थ्योरेटिकल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रत्युदाहरण यानी कि उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए किसी भी ऐसी वास्तविक संख्याओं का a और b के लिए जहां a² = b² का तात्पर्य है कि a = b सत्य नहीं है। कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। जैसे a का मान 1 ले लो, b का मान -1 ले लो, तो a² = b² तो आ जाएगा, बट a इज नॉट इक्वल टू b, ये भी आ जाएगा। अच्छा बच्चों वही एग्जांपल लिया है, देखो इस तरह से हम कर सकते हैं। आगे, प्रतिधनात्मक विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है। यदि x एक पूर्णांक है और x² सम है तो x भी सम है। तो हम क्या बोलेंगे, यदि x सम नहीं है तो x² भी सम नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए बच्चों देखो क्या करेंगे, x एक विषम संख्या ले ली मैंने, मतलब x एक सम संख्या नहीं है। प्रतिधनात्मक विधि क्या बोलती है, यदि p है तो q है, यदि q नहीं है तो p नहीं है, ये इसका प्रतिधनात्मक हो जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया, x एक सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या नहीं है तो 2n + 1 की फॉर्म में विषम संख्या होती है। अब इसका वर्ग किया हमने, तो a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो वापस देखो 2m + 1 की फॉर्म में आ गई, ये भी एक विषम संख्या है। तो हमने यही तो सिद्ध कर दिया कि x सम नहीं है तो x² भी सम नहीं है। ये लो, क्लियर है। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है सिद्ध करना। यदि किसी त्रिभुज के कोण समान है तो त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज के कोण समान है तो त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है। ये कथन सत्य नहीं है, है ना। क्योंकि बच्चों किसी त्रिभुज के कोण समान है
तो समान होने पर तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। और अधिक कोण त्रिभुज बच्चों क्या होता है, इसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो आप लैंग्वेज आराम से लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान है तो तुम ऐसे देखो, ऐसे एक्सप्लेन करना, x + x बराबर 180 डिग्री। हमें पता है सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो बच्चों प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अतः ये एक अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। दूसरा, ये जिस तरह से कर रहा है उल्टा मान लिया, विरोधात्मक, कि माना कि एक कोण 90 + थीटा है, ज़्यादा है। अब त्रिभुज के तीनों कोण समान है तो 90 + थीटा को 3 से गुणा कर दिया, 270 + 3 थीटा, जबकि त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी तरीका है, ठीक है। चलो अगला क्या कह रहा है, x² - 1 का मूल 0 और 2 के बीच आता है। तो x² - 1 = 0 को सोल्व करके दिखा दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। x = 1 रखने पर 0, अतः x = 1 दिए समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः x = 1 समीकरण का मूल है और 0 तथा 2 के बीच में स्थित है, अतः दिया गया कथन सत्य नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसने क्या बोला, 0 और 2 के बीच में स्थित नहीं है, जबकि स्थित है ना। तुम सोल्व करके दिखा देना आराम से, आगे बढ़ो। पांचवा प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, प्रत्येक दिशा में अपने उत्तर के वेद करने का कारण भी बताइए। वेद कारण है ना। चलो, किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है। किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या, बच्चों जीवा क्या होती है, सरकमफेरेंस के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। तो परिभाषा आप लिख देना। जबकि त्रिज्या क्या होती है बच्चों, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है ना। तो किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, बात बिल्कुल गलत है। आपने कारण लिख देंगे, आपको पता है, इस तरह से आप लिख देना। किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या वृत्त की जीवा होती है, जबकि जीवा की परिभाषा के अनुसार जीवा वह होती है जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, या परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। नेक्स्ट, किसी वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या कहना चाह रहे हैं, वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों जीवा क्या होती है, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो व्यास के अतिरिक्त कोई भी जीवा हम खींचें तो वहां पर ये बात फेल हो जाएगी, आप लिख देना आराम से, क्योंकि इसे एक ऐसी जीवा जो व्यास नहीं है, इसका एक उदाहरण है। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न, एक वृत्त किसी दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति है। बच्चों क्या कह रहा है, एक वृत्त किसी दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति है। बच्चों दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² बटा a² y² बराबर b² बराबर 1। अब यहाँ पे a और b का मान बराबर दे दे, तो x² बटा a² y² बटा a² बराबर 1, तो x² प्लस y² बराबर, तो ये किसका समीकरण बन जाता है, वृत्त का। तो एक दीर्घ स्थिति हमारे पास आ गई, एक विशेष स्थिति हमारे पास आ गई जब a बराबर b होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है, द्वित्व के समीकरण में a बराबर b रख दिया जाए तो वृत्त का समीकरण बन जाता है। बहुत आसान बात है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, यदि x और y ऐसे पूर्णांक है, x बड़ा है y से तो -x छोटा है -y से, बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है, असमीका के नियम से। क्योंकि हमें पता है असमीका का चिन्ह केवल दो कंडीशन पे चेंज होता है, जब दोनों तरफ उल्टा करते हैं, दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करते हैं। तो बस वो कारण तुम्हें लिखना है जो मैंने बोला। ठीक है, √11 एक परिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात असत्य है। तो इसको तो तुम वैसे लिख ही दोगे, देखो असमीका के नियम से। अगला ये क्या कह रहा है, इसको बच्चों जैसे तुमने 9वीं या 10वीं क्लास में जो पहली दूसरी प्रश्नवाली में √2 एक परिमेय संख्या को सिद्ध करना, एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना सीखा था ना, बिल्कुल वैसे इसको तुम्हें करना है। √11 p/q मान लिया हमने, परिमेय संख्या मान लिया। हमने क्या कर दिया बच्चों, दोनों तरफ वर्ग कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब क्या है, संख्या 11 p को विभाजित करती है, इसका मतलब यही है, इसका मल्टीपल है। तो ऐसे पूर्णांक r का अस्तित्व है तो p बराबर 11r। तो बच्चों ये संख्या 11 संख्या q को विभाजित करती है, अतः संख्या 11 p व q को विभाजित करती है, जो कि संभव नहीं है। मल्टीपल जो तुमने दूसरी तीसरी क्लास में सीखा था ना बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। बात समझ में आ गई, दोबारा समझा दो एक बार, ध्यान से देखो इधर आओ। p/q ले लिया अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो p बराबर √11 स्क्वायर कर दिया। इससे क्या मिला हमारे को, संख्या 11 संख्या p को विभाजित करती है, इससे हमारे को मिला संख्या 11 संख्या p को विभाजित करती है, यानी कि p²/11 बराबर q²। यहां से बोले 11/p²
बराबर कुछ आ रहा है ना, मतलब विभाजित कर रहा है ना। ठीक है, आगे, इसलिए एक ऐसे पूर्णांक r का अस्तित्व है जो 11r यानी कि p 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ, भाई बात को समझो बच्चों, यदि p को विभाजित करता है 11, है ना, यदि संख्या 11 संख्या p को विभाजित करती है, इसका मतलब p 11 का मल्टीपल है ना। तो देखो p 11 का मल्टीपल है, मल्टीपल को r से शो कर दो, x से शो कर दो। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, पी स्क्वायर बराबर 121 आर स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह वहां से हमने 11 क्यू स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो बच्चों यहां से देखो हमारे को क्या मिला, पी स्क्वायर बराबर 11 क्यू स्क्वायर, और यहां से हमारे को क्या मिला, क्यू स्क्वायर बराबर 11 आर स्क्वायर। अभी तो देखो संख्या 11 संख्या क्यू को भी विभाजित करती है। अब ऐसा पॉसिबल है क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 11 आर स्क्वायर, यहां पे क्या था, देखो एक आया क्यू स्क्वायर बराबर 11 आर स्क्वायर, एक आया पी स्क्वायर बराबर 11 क्यू स्क्वायर, दोनों बातें आई ना। इससे हमें क्या मिला कि 11 पी को विभाजित करता है, इससे क्या मिला 11 क्यू को विभाजित करता है, यानी कि 11 पी को भी विभाजित कर रहा है और 11 क्यू को भी विभाजित कर रहा है, जो कि संभव ही नहीं है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया। अतः √11 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही सभी के, बहुत आसान है क्या। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ 14.5 प्रश्नमाला आपकी समाप्त होती है। इसके 5 प्रश्न हमने कर लिए। वीडियोस को दोबारा ढंग से देखना, बहुत आसान बातें हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक खुली रखना, सामने रखना, उसके आधार पे आप करना। ठीक है, धन्यवाद।